कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं ये थ्योरीज क्या हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज की नीड हुई। ये थ्योरीज थी लाइक फर्स्ट थ्योरी हुई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आती है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद आती है लिगेंड फील्ड थ्योरी, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ हमें क्लास 12th के सिलेबस में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमको केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेचर के बारे में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर, मैग्नेटिक बिहेवियर और उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किसने किया? पाउलिंग ने इसके बारे में बताया, जिसको चल के आज तो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। इसे हम पाउलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि इसे किसने बनाया था? पाउलिंग ने ही इसे दिया था, इसीलिए इसे हम पाउलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या पोस्टुलेट्स, इसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट्स अपन देखते हैं कि क्या है इसका। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन provides a number of vacant orbital in order to accommodate the electron donate by ligands. Each monodentate ligand donate a pair of electron to the central metal atom or ion. क्या बता रहा है ये कि सेंट्रल मेटल एटम, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हो गया मेटल, और सपोज अगर इस तरीके से चारों तरफ से लिगेंड इससे लगे हुए हैं, तो जो ये हमारा मेटल है, तो मेटल में क्या होगा? डी ऑर्बिटल इसमें फिल होता है। तो डी और मेटल क्या करता है? डी ऑर्बिटल के वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड कराता है, जिसमें से ये जो लिगेंड है ये क्या करें? अपना लोन पेयर के थ्रू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ क्या करें? कोई ना कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। जो सेंट्रल मेटल और आयन होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। सो ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल, जो लिगैंड है हमारा लोन पेयर के साथ आता है और इससे क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था। सेकेंड पोस्टुलेट इसका क्या है? द वैकेंट ऑर्बिटल, vacant atomic orbital of central metal atom or ion according to the requirement undergoes a certain type of hybridization. During the hybridization, these orbital mix up together and redistribute their energies. अब क्या हो रहा है? सपोज अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं 1 2 3, ये हमारा डी ऑर्बिटल है। डी के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे एस है और यहाँ पे पी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ? अगर हमारा ये डी, मान लीजिए कि डी फिल है, ये तीन बचे हैं, तो क्या होगा? इनका हाइब्रिडाइजेशन एंड रीमिक्सिंग, क्या बोल रहा है? अंडर गोज द सर्टेन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन दीज ऑर्बिटल मिक्स अप टूगेदर। अब मान लीजिए कि ये तीन बचे हैं, मैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रही हूँ जहाँ पे ये डी जो है ये दो मान लीजिए भरे हैं। अब हमारे पास क्या है? ये तीन बचे और एक ये बचा हमारा, ये बचा हमारा और ये। तो अब क्या होगा? D3sp2 या P3 जो भी है, ये चारों मिलकर के क्या होगा? ये तीनों टाइप के S, ये D, ये S और ये P अगेन हाइब्रिडाइज होके क्या करेंगे? एक एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल यहाँ पे रेडी करेंगे। ये अब इन सब में 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। ये कहाँ से आ रहा है? ये लिगेंड से आ रहा है। पोस्टुलेट नंबर थर्ड, when electron approach to the central atom or ion, the vacant hybrid orbital of a central metal atom or ion overlap with the orbital of ligand containing the lone pair. अब क्या बता रहा है? अगर हमारे पास ये मेटल है, सो मेटल जो है अपना वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा।
इन वेकेंट ऑर्बिटल पे कौन आ रहा है, लिगेंड थ्रू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और इसमें क्या क्या करेगा, जाके इन वेकेंट ऑर्बिटल में फिल हो जाएगा। यही है पोस्टुलेट नंबर 3। नेक्स्ट पोस्टुलेट, the non-bonding electron of central metal atom or ion remain unaffected and do not take part the chemical bonding। अब क्या हो गया, सपोज अभी मैंने जैसे इसको बताया कि अगर मान लीजिए इसके दो जो है ये फिल हैं, ऑलरेडी कंप्लीट है, तब क्या होगा, ये 3 ऐड होंगे इसमें, एक ये एस ऐड होगा और इधर के पी जितने भी खाली होंगे वो पी ऐड होंगे, तो ये एस डी एस और ये पी, तब यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट है। सो दैट्स वाई द आयन रिमेन अनइफेक्टेड एंड डू नॉट टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे अब ये दोनों कंप्लीट हैं तो ये केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स and the electron may be forced to pair off against Hund's rule। अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा, कभी कभी क्या होगा, इसको अनपेयर रहने देता है। जैसे मान लो ये और ये अनपेयर रह गए, अब क्या है, ये जुड़ करके अगले के साथ ये एस का हो गया और ये कुछ पी के हो गए, तो ये आपस में ओवरलैप करके मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोड, however under the influence of strong ligand of electron may be forced the pair up against Hund rule। तो अगुल रूल के अगेन भी इसमें पेयरिंग हो जाती है। A complex of paramagnetic, if a certain one or more unpaired electron, if all the electron of complex is paired, the complex is the diamagnetic in nature। For example, अगर अपन बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड बच जाते हैं और ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेगा, इसमें एस उठ जाए और पी ऐड हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स इज पेयर्ड द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। अगर इसमें सारे जो ऑर्बिटल हैं इस पे जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो, ये पेयर्ड में हो, तब क्या नेचर होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है उस कंपाउंड का। तो ये थे सारे पोस्टुलेट्स। अब अपन समझ लेते हैं एक अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लो कोऑर्डिनेशन, अगर अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, अगेन 4 है, अगेन 5 है और 6 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्यों इस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं। तो अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, एस पी, यहाँ पे क्या होगा sp2, यहाँ पे क्या होगा sp3, अगेन यहाँ पे क्या होगा dsp2, अगेन S5 में क्या होगा dsp3, अगर 6 नंबर की बात करें तो d2sp3। ये इतनी हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल है। सो ड्यू टू दीज हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री चेक करते हैं, ये क्या होगा sp है अगर तो क्या बनाएगा लीनियर, sp2 है अगर तो ट्राइगोनल, प्लेनर, sp3 वाला क्या बनाएगा टेट्राहेड्रल, dsp2 इस कंडीशन पे क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, dsp3 अगर इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। dsp3 तो इस कंडीशन पे क्या होगा d2sp3, इस कंडीशन में बनेगा ऑक्टाहेड्रल।
अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप। स्ट्रक्चर एंड शेप of some coordination compounds on the basis of valence bond theory. Valence bond theory. Structure and shape of some coordination compound on the basis of valence bond theory. इसके अकॉर्डिंग कुछ कंपाउंड्स का अपन शेप और उसकी स्ट्रक्चर एंड शेप को समझते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, D2sp3 और क्या होगा sp3d2, D2sp3 और sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। इन दोनों को अब अपन 2 कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। ए अपना हो गया क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल मीन्स sp3 के अंदर वाली डी यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराती है फॉर द लिगेंड। तो इसको समझते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है अगर, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ये जो डी है हमारा, तो डी ऑर्बिटल कौन सा होगा, एस और पी के अंदर वाला। मीन्स इस पे n-1 डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, इसीलिए इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, FeCN होल 6 4- ये हो गया एक एग्जांपल। एक एग्जांपल इसका है CONH3 होल 6 3+। इसके बाद PTNH3 होल 6 4+। ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके होंगे जिसको अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद देख लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2। अब sp3d2 मीन्स sp3 अंदर रहेगा और d कौन सा होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो d का होगा और sp अंदर का होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसे कौन से बोलते हैं, इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक हो गया हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल। सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल, सपोज हमने ले लिया FeH2O होल 6 2+ COF6 3-, यहाँ पे आगे ले लिया CrH2O होल 6 2+, 2-। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके डिटेल में अपन इसको देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट नंबर हेक्सासाइनोफेरेट। अपन लेते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। सेकेंड आयन, इसका हम लेंगे FeCN6 4 माइनस हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। तो अब इसका देख लेते हैं FeCN6। हमें ये मालूम है कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इस पे चार्ज होता है Fe2+। Fe2+ इसका चार्ज है। तो Fe2+ में अब इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है इसकी 6। दैट मीन्स 6Cn- थ्रू द लोन पेयर इससे अटैच होते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करें तो इस केस में क्या होगा, 26 हो गया इसका क्या एटॉमिक नंबर, और +2 बनाता है ये क्या है, +2 चार्ज इसके पास होता है, तो -2 ये दिया। सपोज अगर दिया और क्या हो रहा है, 6 के Cn- के 6 लोन पेयर आ रहे हैं, मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इसमें कितना होता है 36। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयरन न्यूक्लियस इज कितना होगा 36 होगा। द नेट चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज कितना है ये अपन देख लेते हैं, ये 36 है। तो नेट चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स +2 अब -6, तो क्या आ गया हमारे पास -4। सो नेट चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स इज -4 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम आयरन की बात करें, Fe ले रहे हैं, तो Fe का देखा अपन ने 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d6 4s2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आयरन का ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस केस में क्या होता है, 4s2 पहले फिल करते हैं, इसके बाद हम फिल करते हैं 3d6 में, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचते हैं। इसके बाद अब हम देख लेंगे कि अगर अब इसकी बात अपन समझते हैं, इसको बनाते हैं इस तरीके से। आयरन एटम हुआ, अगर आयरन एटम है तो आयरन एटम, एक मिनट नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। Fe एटम लिया, एटम, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ डी को बना रहे हैं। तो डी पे कितना है 1 2 3 4 5, तो डी पे अपना है एक मिनट, ये हो गया अपना इसका क्या हो गया 3D बना रहे हैं अपन, और क्या हो रहा है 4s में ये और ये। अब आगे है अपने पास 4p जो है इसका वैकेंट है, 4p अपन वैकेंट है। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स 3d6, ये 3p6 के बाद क्या हो गया 3d6 4s2 4s2 3d6 4s2 मीन्स हमने क्या दिया Fe एटम में 3d6 2 4 5, यहाँ पे क्या हो गया 6। अब 3d6 4s यहाँ पे कंप्लीट है। अब ये क्या है 4p जो कि वैकेंट पड़ा है। जब ये Fe+ बनाता है, Fe+ आयन में चेंज होता है, तो ड्यू टू द आयन क्या होगा 4s भी इसका ब्लैंक हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे 4
ये क्या हो गया, ये जो है ये ब्लैंक हो जाता है 4s और 4p, जब ये क्या करता है, आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये अनपेयर्ड है, तब ये क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द Cn माइनस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द Cn। अब यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंस होने के कारण ये इसकी पेयरिंग करेगा। मीन्स क्या होगा, ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें, और ये दोनों क्या होंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। अब के देखते हैं Fe2 प्लस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग Cn माइनस, स्ट्रॉन्ग Cn माइनस अगर लिगेंड है इसमें, क्योंकि Cn माइनस दिया हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये इसकी पेयरिंग कर देगा। अब अपन समझ लेते हैं कि इसकी पेयरिंग में क्या होता है। ये पेयर कर लिया, ये पेयर कर लिया और ये पेयर कर दिया, दो यहाँ पे वैकेंट इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे खाली हो गया, मीन्स 1 मिनट। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4s भी खाली हो गया और ये क्या हो गया, 4p भी खाली हो गया। ये हो गया 4p भी यहाँ पे रेडी हो गया। अब अगले केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लेवल का बनाएंगे। एक मिनट देखते हैं। अब आगे के केस में D2 देखेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब DPsp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, ये कर दिया पेयरिंग, तो ये हो गए, ये बचेंगे 2d के और एक s का और यहाँ पे 3p के। ये पेयर हो गए और ये क्या हो गया, ये ब्लैंक हो गए। ये ब्लैंक होने के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन, यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये क्या है, Fe2 प्लस आयन है, ये इसमें ब्लैंक होके खाली बनाया। अब यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन करता है Cn6 4 माइनस, इस केस में क्या है, ये तो ब्लैंक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे Cn के, Cn, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो इस केस में 6 पेयर बन रहे हैं, D2sp3, D2sp3। अब यहाँ पे इन सब पे Cn फिल हो जाएगा। तो इन दिस केस अब आगे बढ़ाएंगे अगर अपन, ये अब क्या होगा, ड्यू टू द Cn माइनस, इसमें क्या हो गया, Cn सब में फिल हुआ, यहाँ पे फिल हुआ और ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं अपन कि यहाँ पे सारे जो ऑर्बिटल हैं उसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी पेयर है और इधर भी पेयर है, सब जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमने देखा कि सब जगह पे जो ऑर्बिटल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है वो क्या है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, सारे के सारे क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस केस में ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होंगे, डायामैग्नेटिक है और इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं।
अब यहाँ पे समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं Fe, ये हो गया Cn और ये हो गया Cn। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर 4- FeCN6, स्ट्रक्चर ऑफ द FeCN6 ड्यू टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब अपन एक और एग्जाम्पल्स यहाँ पे चेक करते हैं, वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं, मिलता जुलता ही है। हेक्सा साइनो साइनाइडोफेरेट थर्ड आयरन, यहाँ पे है FeCN6 3-।